एवरीवन, आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे समझेंगे कि हाइड्रोलिसिस होता क्या है एक्चुअली। हाइड्रोलिसिस में आप जो अच्छे से जानते हैं चीज़ों को, जिनको इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक आती है, उनको अच्छे से पता है कि हाइड्रो माने वाटर होता है और लिसिस माने तोड़ना होता है। तो यानी कि वाटर को तोड़ने की बात हो रही है। चलिए देखते हैं। हाइड्रोलिसिस मीन्स अ रिएक्शन with a water molecule ultimately leading to the breaking of OH bonds into H plus and OH minus। हाइड्रोलिसिस का मतलब है एक रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल अल्टीमेटली लीडिंग टू द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का OH बॉन्ड टूटता है और हमें H प्लस और OH माइनस दो आयंस मिलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वाइल द टर्म हाइड्रेशन मीन्स, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस बाय द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब होता है सराउंडिंग बाय पोलर मॉलिक्यूल, सराउंडिंग ऑफ पोलर मॉलिक्यूल और आयन बाय पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर मॉलिक्यूल जब दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को घेर लेता है तो उसे कहते हैं हाइड्रेशन, राइट। जैसे कि H प्लस है, H प्लस को किसी नेगेटिव आयन ने घेर लिया, यानी कि OH माइनस ने घेर लिया या Cl माइनस ने घेर लिया या F माइनस ने घेर लिया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ओके, इन हाइड्रोलिसिस देयर इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द वाटर मॉलिक्यूल, रिएक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल। क्या मतलब है? देयर इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। जब भी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी तो वहाँ पे ऐसा नहीं कुछ बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है विद द वाटर मॉलिक्यूल और रिएक्शन विद अ वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम किसी की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ करते हैं तो देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ बनती है, राइट। तो आगे देखेंगे। हाइड्रोलिसिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, हाइड्रोलिसिस इन कोवेलेंट कंपाउंड टेक्स प्लेस जनरली बाय द टू मेथड्स। अब हाइड्रोलिसिस करने के लिए कोवेलेंट कंपाउंड के साथ जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस इन कोवेलेंट कंपाउंड्स टेक प्लेस जनरली बाय द टू मैकेनिज्म्स। किसी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसके लिए दो मैकेनिज्म्स होते हैं। उन दोनों को बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से आप देखिएगा। बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, जब हम पहला है बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन जनरली इन हैलाइट्स ऑफ एटम हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। उन एटम्स में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और आपको मैंने पहले ही बताया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो आप लोग पुराना वीडियो एक बार जाके देखिए, उसमें मैंने बता रखा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के दौरान उनमें होता है जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ऑफ हैलाइट्स ऑफ एटम्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स। दूसरा है हमारे पास बाई H बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल इन नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड्स। और या तो H बॉन्ड बन जाए, यानी कि H बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, जैसे कि इन नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड्स में होता है, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाए तो बढ़िया है, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या बता रहा है। हाइड्रोलिसिस वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइड्रोलिसिस वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन पहला देखेंगे जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोलिसिस ऑफ SiCl4 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अच्छा, अगर हम SiCl4 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि SiCl4 के अंदर जो Si है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑन सिलिकॉन, ठीक। तो देखिए SiCl4 ये ऐसा बना हुआ है, SiCl4, इसमें वाटर हमने डाला, तो वाटर डाला तो देखिए ये Si तो पहले 4 Cl तो पहले से ही जुड़े हुए थे। एक Si ने ये देखिए एक और बॉन्ड बना लिया है, अगर आपको दिख रहा हो तो, जिससे एक ऑक्सीजन जुड़ गया है जाके, ठीक। ऑक्सीजन जाके जुड़ गया है। नाउ अब आप देखेंगे ज़रा, और यहाँ पे जब बॉन्ड बना, Si ने OH के साथ बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको बताऊँ। ये जो ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है O के पास लोन पेयर्स होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स को दे दिया किसको? Si को। Si के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिस वजह से खाली जगह तो है ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स को आराम से Si रख सकता है। इसी वजह से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को Si ने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर बाद में आगे चल के एक ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसका आप अगर नाम देखें तो ध्यान से अगर देखिए आप, तो ऐसा कुछ बना है, +4 HCl भी निकला है साथ में, ओके।
तो देखिए HCl कैसे निकल रहा है, ये देखिए HCl इस तरीके से निकल रहा है। ओके, और ये वाला H और Cl निकल जाएगा, और उसके बाद और भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो इस Cl को खींच ले जाएंगे, ठीक है, और OH हर तरफ लगा देंगे, ठीक। तो देखिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है। ओके, नाउ तो आपने समझा कि कैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, ये आपने समझा। अब हम लोग समझेंगे कि जब हाइड्रोलिसिस होता है और बाय द प्रोसेस ऑफ H बॉन्ड फॉर्मेशन, H बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, इस बात को हम समझेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। बाय H बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत करिएगा वरना आपको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाय H बॉन्ड फॉर्मेशन, H बॉन्ड फॉर्मेशन करके हम लोग हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो ये प्रोसेस कैसी दिखती है आप लोग देखेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3, NCl3 को क्या बोलेंगे आप लोग बताइएगा। देखिए नाइट्रोजन है और 3 क्लोरीन है, तो हम लोग ट्राइक्लोरीन बोल सकते हैं, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे बनाते बनाते आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी अगर आप ध्यान से और ढंग से चीज़ों को थोड़ा माइक्रो लेवल पे समझेंगे। माइक्रो मतलब छोटे छोटे लेवल पे समझेंगे। N हैज़ वैकेंट ऑर्बिटल, N के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, देखिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ठीक है। N हैज़ नो वैकेंट ऑर्बिटल। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो अब क्या होगा, बाय सिमिलर मैकेनिज्म देयर विल बी हाइड्रोलिसिस ऑफ NBr3 एंड Ni3। थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ मार्क हो गया, NBr3 Ni3, but NF3 does not undergo hydrolysis mainly because it has because it is a polar molecule, and also the hydrolysis product of FOH is a unstable compound। तो हाइड्रोलिसिस जब होता है NF3 का तो वो अनस्टेबल कंपाउंड FOH बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो हम लोग उससे नहीं जाएंगे उसके थ्रू। लेकिन जो NCl3 है उसमें नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बट Cl के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस बात को समझेंगे आप। तो Cl के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर Cl से बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे मैं दिखा रहा था बाई H बॉन्ड फॉर्मेशन, सेंट्रल एटम से हमें मतलब रखा है। सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन के पास देखिए एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग होगी, वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये नाइट्रोजन के साथ H बॉन्डिंग करेगा, NH बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए डॉटेड बना हुआ है, डॉटेड का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक टाइप का बॉन्ड होता है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, ब्रिज बॉन्डिंग और अदर अदर तरीके की बॉन्डिंग होती है, आपने पढ़ा होगा, लंडन फोर्स और H बॉन्डिंग और एक वॉन्डर वॉल फोर्सेस, है ना, ये सब फोर्सेस आपने पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग हुई है, और H बॉन्डिंग बहुत अच्छी कब होती है, जब हाइड्रोजन के साथ या तो F जुड़े या तो O या तो N या तो Cl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन F, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन FONCl, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो सबसे अच्छा H बॉन्ड बनाता है F, फिर O, फिर N। तो यहाँ पे N ने एक अच्छा H बॉन्ड बनाया, ठीक है। बाकी यहाँ से देखिए ये Cl, ये H और ये O एक जूते की तरह लग रहा है ना आपको, एक जैसे कोई शू वो नहीं होता है, शूज़, ठीक है, जूते को इंग्लिश में शूज़ ही बोलते हैं। तो ClHO, तो यहाँ से ये निकल गया, HOCl बाहर निकल जाएगा। बाकी बनेगा क्या हमारे पास, इसी तरह धीरे धीरे और भी चीज़ें होंगी। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, इस क्लोरीन को हटा लेगा, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, इस क्लोरीन को हटा लेगा, और तीन HOCl इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। बाकी NH3 आपका बचेगा, ओके, रिएक्शन के अंदर। नाउ इलस्ट्रेशन, यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन भी दिए हुए हैं। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस इन BCl3 एंड BF3। BCl3 और BF3 में हाइड्रोलिसिस की गई है और इसको एक्सप्लेन किया गया है ना, एक्सप्लेन करना है मतलब। तो देखिए वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल्स, बोरॉन के अंदर, बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 के अंदर जो बोरॉन है उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होती है। ये यहाँ पे दिखाई भी गई है, देखिए, है ना, 2 लोब्स दिखाए गए हैं, फूल पत्तियां जैसी बनी हुई, ये लोब्स बोलते हैं इनको। और H2O में जो ऑक्सीजन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन को इन वैकेंट ऑर्बिटल फूल पत्ती के अंदर रख दिया है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड टाइप का फॉर्म होगा, H बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए ऐसा कुछ हो रहा है। और ये जो ऐसा बना हुआ ना, ये डायग्राम है ना, थोड़ा बनाना टाइप का, ये HCl बाहर निकल रहा है, तो इसको दिखाया गया है HCl बाहर निकल रहा है, ठीक है।
तो HCl बाहर निकला तो H2O बाहर, H2O बाहर। इसी तरीके से तीनों जो Cl थे, 3 Cl को इस BCl3 में तीनों Cl को OH ने रिप्लेस कर दिया। जब OH रिप्लेस कर देगा तो कुछ ऐसा आपको डायग्राम यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये जो सॉरी फॉर दैट, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक BOH बॉन्ड और ये BO बॉन्ड, ये BO बॉन्ड, ये कैसे आया? तीनों Cl को रिप्लेस करके, 3 Cl को हटा करके। ये चीज़ जनरल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, होनी चाहिए ये, राइट। और कैसे बॉन्ड बना, अगर आपको ये थोड़ी सी जनरल इंटेलिजेंस है तो आप चीज़ों को कर ले जाएंगे। केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं होती, बस हम उसे टफ बना देते हैं चीज़ों को बारीकी से ना समझ के, राइट। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ही ऐसे सब्जेक्ट है जिनके दम पे मैं चल रहा हूँ, वरना शायद मैं भी कुछ ना कर पाता। बात समझ में आ रही? और बहुत से लोगों की केमिस्ट्री और फिज़िक्स और मैथ्स होती है, लेकिन मेरी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अच्छी थी। ओके, तो आप भी कर सकते हैं। तो देखिए ये बॉन्ड बना हमारा BOH, तो Cl की जगह 3 OH बॉन्ड लग गए यहाँ पे, प्लस HCl अलग हो गया। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे 3 OH लगे हैं तो 3 H+ भी निकले होंगे, तो 3 HCl भी बना होगा। तो यहाँ पे 3 लिखा नहीं गया, लेकिन 3 HCl निकलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। BF3 + 3 H2O, तो यहाँ पे BOH3 और 3 HF ये बन गया, है ना। यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन है तो 3 HF बनेंगे, और BOH3 इसी यहाँ भी तीनों 3 OH B के अंदर लग जाएंगे, यानी इसी तरह स्ट्रक्चर बनेगा कुछ, राइट। बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि बोरॉन है और हाइड्रोक्साइड है, OH माने हाइड्रोक्साइड ही होता है ना, 3 हाइड्रोक्साइड हैं, तो बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, नॉर्मली। बट HF produced will react with the reactant BF3 to form BF4- ion। ठीक है, यहाँ पे जो HF प्रोड्यूस हुआ वो रिएक्टेंट साथ रिएक्ट कर लेगा BF3 के साथ और BF4- आयन बना देगा। ठीक है, हाइड्रोजन टेट्रा फ्लोरोबोरेट इसको बोलते हैं, है ना। BF4- आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन टेट्रा फ्लोरोबोरेट थर्ड स्टेबल स्पीशीज, राइट। स्टेबल स्पीशीज है ये, और नाम क्या है इसका? हाइड्रोजन टेट्रा, टेट्रा माने 4, फ्लोरो माने फ्लोरीन, बोरेट, बोरेट मतलब यहाँ पे बोरॉन है, तो हाइड्रोजन टेट्रा फ्लोरो बोरेट। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी बताया, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और इसको बोलते हैं फजांस रूल। तो बेसिकली हम लोग फजांस रूल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो ये रूल अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा है तो आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि फजांस रूल क्या होता है, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स का कोवेलेंट कैरेक्टर स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए मैं थ्योरी जो है थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन एन आयन एंड कैटायन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, अप्रोच ईच अदर, जब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आते हैं, द वैलेंस शेल ऑफ द एनायन इज पुल्ड टूवर्ड्स द कैटायंस न्यूक्लियस। जो वैलेंस शेल होगी एनायन की वो पुल्ड हो जाएगी टूवर्ड्स द कैटायंस न्यूक्लियस, टूवर्ड्स द कैटायंस न्यूक्लियस, एंड द शेप ऑफ द एनायन गेट्स डिफॉर्म्ड। तो जो एनायन की शेप होगी वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक, शेप ऑफ द एनायन गेट्स डिफॉर्म्ड। दिस phenomena of deformation of an anion by cation is known as polarization। ये जो phenomena है, phenomena of deformation of an anion by cation is known as polarization। अच्छा, जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे के पास आए तो वैलेंस शेल ऑफ एनायन, जो एनायन की वैलेंस शेल है वो पुल्ड हो जाएगी टूवर्ड्स कैटायंस न्यूक्लियस। वैलेंस शेल जो होगी एनायन की, नेगेटिव आयन की, वो पॉजिटिव आयन के न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा सा खिंच जाएगी। दस शेप ऑफ एनायन गेट्स डिफॉर्म्ड। तो नेगेटिव आयन का जो शेप होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना, बदल तो जाएगा ही। और इसी फिनोमेना ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ एन एनायन बाय कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। और यही फिनोमेना जो होता है जिसमें जो नेगेटिव आयन होता है जिसको हम एनायन बोलते हैं उसका डिफॉर्मेशन हो जाए, द डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द कैटायन इज नोन एज द पोलराइजेशन। इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोल देते हैं, ठीक है, कि एनायन कैसे इफेक्ट हुआ या डिफॉर्मेशन हुआ एनायन में बाय द पॉजिटिव आयन या कैटायन, तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। एंड द एबिलिटी ऑफ द कैटायन टू पोलराइज अ नियर बाई एनायन
इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। और उस कैटायन की एबिलिटी जिसमें वो एनायन को पोलराइज करता है इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर, उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो पोलराइजिंग पावर किसकी देखते हैं? कैटायंस की। पोलराइजिंग पावर होती क्या है मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। और पोलराइजेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताते हैं। मोर ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन, जितना ज़्यादा एनायन का डिफॉर्मेशन होगा, मोर द पोलराइजेशन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीज, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक। तो आप डायरेक्टली रिलेट कर ले गए। अगर डिफॉर्मेशन हुआ, ज़्यादा डिफॉर्मेशन, ज़्यादा पोलराइजेशन और ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर में इंक्रीज, ठीक। कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा बढ़ेगा जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। फजान गिव्स सम रूल्स विच गवर्न द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड्स। फजान जो थे उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं जिस वजह से हम आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर को देख सकते हैं, ओके। तो क्या थे ये रूल्स हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे फजान ने क्या रूल दिया था। फजान ने तो सबसे पहला रूल है साइज़ ऑफ द कैटायन। कैटायन का साइज़ पे इन्होंने क्या टिप्पणी की है, देखते हैं क्या उन्होंने कमेंट किया है। स्मॉलर द कैटायन मोर इज़ द पोलराइजिंग पावर, यानी कि जितना छोटा कैटायन होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। द स्मॉल विल बी द पोलराइजेशन ऑफ एन एनायन एंड ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड। और ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, देखिए छोटा कैटायन ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, तो ज़्यादा पोलराइजेशन एनायन का, और ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी कि अगर कैटायन का साइज़ छोटा हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ज़्यादा होगा, है ना। ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। और कैटायन का साइज़ छोटा हुआ इसका मतलब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, है ना। तो साइज़ ऑफ द कैटायन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ये आप ध्यान रखेंगे। ये रूल है, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। तो BCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर से इधर जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो मेटल हैं? BeMgCsSr, ये ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और देखिए इधर से इधर जाने पे, यानी कि ये इधर से इधर लिखा हुआ है, यानी कि टॉप से बॉटम जा रहे हैं ये, है ना। आप अगर पीरियोडिक टेबल जानते होंगे, समझते होंगे अच्छे से, तो आपको पता चलेगा। तो धीरे धीरे इधर से इधर जाने पे साइज़ बड़ा हो रहा है कैटायन का, यानी कि Sr बड़ा है, कैल्शियम थोड़ा छोटा है इससे, फिर Mg और छोटा है, फिर B और छोटा है ना। तो BeCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें साइज़ कम है कैटायन का, और यहाँ पे कैटायन का साइज़ ज़्यादा है, इसलिए पोलराइजेशन कम हो गया है, और पोलराइजेशन कम हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो आपको क्या देखना है बेसिकली? कैटायन का साइज़ ऑफ द कैटायन। साइज़ कैटायन छोटा, पोलराइजेशन बड़ा, कैटायन छोटा, पोलराइजेशन ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक। पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, है ना। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि अगर आप अब ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो बहुत ही बुरी बात है, आप इसको ध्यान रखिए। आगे देखते हैं साइज ऑफ द एनायन। एनायन के साइज पे कैसे डिपेंड करता है पोलराइजेशन? लार्जर द एनायन ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी, यानी कि जितना बड़ा एनायन होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। देयरफॉर मोर विल बी पोलराइजेशन, अगर देयरफॉर मतलब ज़्यादा पोलराइजेशन होगा फिर तो देयर विल बी मोर विल बी द पोलराइजेशन, दस ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। और पोलराइजेशन ज़्यादा तो ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी कि एक तरीके से क्या बोल रहा है कि एनायन बड़ा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा और पोलराइजेशन भी ज़्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। यानी कि हर चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो साइज ऑफ द एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ठीक। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है फजान्स रूल में। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसके अंदर। यानी कि इसको आप देखिए LiF, LiCl, LiBr, Li, इसमें Li तो सेम है, बस नेगेटिव एनायन गलत, एनायन आयन गलत बता रहा हूँ, एनायन जो है वो अलग अलग है ना। तो
साइज ऑफ एनायन इधर से इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है। ये FCl Br ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं और टॉप टू बॉटम जाने पे टॉप पे होता है हमारा फ्लोरीन और बॉटम पे होता है I। तो I सबसे नीचे होता है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे एनायन का साइज बड़ा हो रहा है, यानी कि F छोटा, फिर Cl और बड़ा, फिर FBr और बड़ा, फिर I सबसे बड़ा, है ना। तो I अगर बड़ा है सबसे, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको ध्यान रखें तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इससे। ओके, तो आगे देखते हैं चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, अब देखिए कैटायन पे चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, ये इसमें फजांस ने कौन सा रूल लगाया वो देखते हैं। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कैटायन, अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से पढ़ी तो आपको पता चल जाएगा, वरना मेरा वीडियो देखिएगा, पुराना वीडियो, उसमें मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से समझाया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आई बटन पे आपको मिल जाएगा। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैटायन की ज़्यादा होगी तो मोर विल बी द डिफॉर्मेशन ऑफ द एनायन, मोर विल बी द डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा किसकी? कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, ना कि एनायन की, यानी कि जो पॉजिटिव वाला मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। या पॉजिटिव वाला केवल मेटल ही नहीं होता, हाइड्रोजन भी हो सकता है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकता है। तो मोर हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन, फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट कैटायन की देखनी है। और मोर विल बी द डिफॉर्मेशन ऑफ द एनायन, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कैटायन की उतना ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा एनायन में। और ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा आपका, राइट। तो कैटायन पे चार्ज से फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। कैटायन पे अगर चार्ज ज़्यादा हुआ या बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हुई तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। ठीक, अब देखिए अगर कैटायन पे चार्ज की बात कर चुके हैं तो एनायन पे चार्ज की बात कर लें। हायर द चार्ज ऑन द एनायन, मोर विल बी द पोलराइजेशन ऑफ द एनायन और ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, भी सिंपल सा वही है, सिंपल रूल। देखिए चार्ज ऑन द कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन और चार्ज ऑन द एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। चार्ज के केस में अगर बात करें तो कैटायन पे अगर ज़्यादा चार्ज है, एनायन पे अगर ज़्यादा चार्ज है, तो उससे ये अच्छी बात है, उससे पोलराइजेशन ही बढ़ेगा, है ना। उससे क्या होगा, पोलराइजेशन ही बढ़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कैटायन पे चार्ज ज़्यादा तो अच्छी बात, पोलराइजेशन बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और एनायन पे चार्ज ज़्यादा तो भी अच्छी बात, पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है नीचे, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत आसानी से। यहाँ पे आपको दिखेगा चार्ज ऑफ द एनायन इंक्रीजेस एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। चार्ज ऑन द एनायन इंक्रीजेस एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस, पोलराइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब देखिएगा। सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन, सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन। सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन का मतलब क्या है कि जो आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन, जब इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन कुछ सूडो आता है, सूडो का मतलब होता है एक तरीके से हाइपोथेटिकल आप बोल सकते हैं या नकली आप बोल सकते हैं, ठीक है। अ कैटायन हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर, जिसके अंदर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि इनर्ट गैस की बात नहीं कर रहा है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है जब, तो उसके अंदर पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है देन अ कैटायन। ठीक, देन अ कैटायन विद अ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट 1 मिनट, देन अ कैटायन विद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो अगर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है किसी कैटायन की और दूसरे कैटायन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस के बराबर है, तो वहाँ पे जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन होगा वो जीत जाएगा और उसकी वजह से पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी। दस NaCl हैविंग इनर्ट गैस, इसका मैं एग्जांपल लूँगा आप तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा भी, राइट। तो NaCl हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर आयनिक, तो NaCl जिसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर आयनिक होगा, वेयर एज CuCl हैविंग अ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर कोवेलेंट बाय नेचर। ठीक, तो CuCl के अंदर जो Cu का इनर्ट सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से इसका मोर कोवेलेंट नेचर होगा। ठीक, जबकि NaCl के अंदर हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर आयनिक। NaCl के अंदर जो Na का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा किसके बराबर है, इनर्ट गैस के बराबर है,
जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। Na+ होता है, Na+ का मतलब तो आप देखेंगे तो 2811 सोडियम की वैलेंस शेल में 11 इलेक्ट्रॉन, और NaCl के अंदर क्या है, Na+ है, ठीक है। Na+ और Na- में ही तो टूटता है NaCl, तो Na+ बनाएगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यानी कि 281 होना चाहिए था, 281 होता है वैसे तो, और 1 दे दिया तो बचा क्या, 28, लगभग मुझे लग रहा है नियॉन के करीब होगा। तो 28 यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्टेट कंप्लीट यानी कि इनर्ट गैस के बराबर। इनर्ट गैस से कंपैरिजन इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि इनर्ट गैस का ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, इसीलिए हम बार बार ऑक्टेट बोलने के बजाय इनर्ट गैस से कंपैरिजन्स करते हैं, है ना। तो इस बात को आपको समझना है, ये अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक। तो चार्ज ऑन कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो चार्ज जो होगा कैटायन पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोलराइजेशन के। आप देखेंगे Cu यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन भी किया हुआ है, Cu+ का मतलब है कि ये कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि Na+ का मतलब है 1s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 18 इलेक्ट्रॉन स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं, अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बाकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये चीज़ आपको समझना है, आप समझ जाएंगे, ये चीज़ धीरे धीरे समझ में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, इस केस में क्या है, कॉपर के केस में यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होती है। अब शील्डिंग इफेक्ट एक चीज़ होती है, मैं जल्दी ही आप पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी पढ़ाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा पुअर शील्डिंग या अच्छी शील्डिंग क्या होती है। मोर शील्डिंग ऑफ S&P इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से मोर शील्डिंग होती है S&P इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये आई होप आपको ई पॉइंट्स तक सारी चीज़ें फजांस रूल की समझ में आ गई हैं। हमने कैटायन के साइज़ पे बात करी, एनायन के साइज़ पे बात करी, और सारी चीज़ों बात करी। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो आप देखिएगा चला के, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एप्लीकेशंस ऑफ एक्सेप्शंस, एप्लीकेशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ फजांस रूल। फजांस रूल के कुछ एप्लीकेशंस और एक्सेप्शंस हैं, क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, Ag2S इज लेस सॉल्युबल देन Ag2O इन H2O, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, लेकिन जो सिल्वर सल्फाइड है वो, हाँ, तो Ag2S इज लेस सॉल्युबल देन Ag2O इन H2O। तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज Ag2S इज मोर कोवेलेंट ड्यू टू द बिगर S2- आयन। Ag2S जो है वो मोर कोवेलेंट है ड्यू टू बिगर S2- आयन, जो इसके अंदर S2- आयन है वो ज़्यादा बड़ा है, इसी वजह से ये Ag2S लेस सॉल्युबल है, ओके। और फजांस रूल से जो S2- यानी कि जो एनायन है वो ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ज़्यादा कोवेलेंट है, ज़्यादा, अगर एनायन के साइज़ ज़्यादा तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, फजांस रूल आपने पढ़ा ही होगा। तो उसी की वजह से Ag2S लेस सॉल्युबल है और Ag2O ज़्यादा सॉल्युबल है, ओके। तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वैसे भी लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, आपने जानते ही होंगे, और आयनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। FeOH होल थ्राइज यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड इज लेस सॉल्युबल देन फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस इन वाटर, बिकॉज Fe3+ इज स्मॉलर देन Fe2+। जो Fe3+ है वो स्मॉलर है Fe2+ से, दस चार्ज इज मोर एंड दस चार्ज इज मोर, देयरफॉर FeOH होल ट्वाइस इज मोर कोवेलेंट देन, यानी कि FeOH होल ट्वाइस ज़्यादा कोवेलेंट है FeOH होल थ्राइस से, राइट। इस बात को आपको समझना है। द कलर ऑफ सम कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ देयर बिगर नेगेटिव आयंस। कुछ जो कंपाउंड्स के कलर हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ देयर बिगर नेगेटिव आयंस, उनके बिगर एनायंस के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल AgCl इज़ वाइट, AgBr, AgCl, AgI, Ag2CO3 आर येलो, ठीक। तो जो AgCl है वो तो आपका AgCl है वो आपका जो है AgCl जो है वाइट है, AgBr, AgI, Ag2CO3 आर येलो, ये तीनों येलो हैं। सिमिलरली SnCl2, अब यहाँ पे देखिए आप कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे AgCl में और Br, I और CO3। Br का साइज़ बड़ा है Cl से, क्योंकि FCl Br I, Br और I का जो है साइज़ बड़ा है Cl से,
ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एनायन के साइज़ से फ़र्क पड़ रहा है कलर में। तो जैसे जैसे कलर मतलब साइज़ जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे येलो हो गए सारे, है ना, आर येलो। जरूरी नहीं एकदम येलो ही हो, ठीक है। फिलहाल ऐसा तो मैंने देखा ही ज़्यादातर कि येलो ही होता है ये सब। ओके, Ag2CO3 भी येलो होता है। सिमिलरली SnCl2 इज़ वाइट बट SiI2 इज़ ब्लैक। ये SiCl2 ये वाइट होता है, SnI2 ये ब्लैक होता है। PbCl2 जो होता है ये वाइट होता है बट PbI2 इज़ येलो। PbI2 क्या होता है, येलो होता है। बिगर एनायंस आर मोर पोलराइज्ड। जो बिगर एनायंस होते हैं, बड़े एनायंस होते हैं, वो ज़्यादा पोलराइज्ड हो जाते हैं एंड हेंस देयर इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड बाय द पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। इसी वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गेट एक्साइट हो जाते हैं। मतलब एक्साइट का मतलब है कि एक ट्रांजिशंस करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। एक्साइट का मतलब एक शेल से दूसरी शेल में चले गए, ठीक। बाय पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। कैसे चले जाते हैं, बाय पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, ओके। तो ये आपको समझना है। द वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, कुछ वेरिएशन जो है मेल्टिंग पॉइंट में भी होता है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो है कम होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड से, ठीक है। क्योंकि आयनिक है तो आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ज़्यादा पावरफुल बॉन्ड होगा, है ना, ज़्यादा पावरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये चीज़ बस समझनी है आपको। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, BeCl2 MgCl2 आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, सिंस साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस एंड साइज ऑफ एनायंस इज कांस्टेंट। यहाँ पे एनायन तो कांस्टेंट है बट कैटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस एंड साइज ऑफ एनायन इज कांस्टेंट। तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। अब उसी के नीचे देखिए क्या एक दिया हुआ है, CaF2 CaCl2। यहाँ पे एनायन का साइज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अब जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, सिंस साइज ऑफ एनायंस इंक्रीजेस, साइज ऑफ कैटायंस इज कांस्टेंट। यहाँ पे एनायंस का साइज बढ़ रहा है और एनायंस का नेगेटिव आयंस का साइज अगर बढ़ा तो इससे क्या होगा, पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, ठीक। ये रिलेटेबल है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन को देखिएगा, एक्सप्लेन वाई AgCl इज कलरलेस वेर एज AgI इज येलो। AgI येलो होता है, AgCl कलरलेस होता है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल अभी मैंने बताया शायद AgCl वाइट था, ठीक है। तो बिगर एनायंस आर मोर पोलराइज्ड। जो बिगर एनायंस होते हैं वो मोर पोलराइज्ड होते हैं, हेंस देयर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, ठीक है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। AgCl इज कलरलेस वेर एज AgI इज येलो बिकॉज ऑफ, इसके कारण है कुछ, जैसे कि Ag+ हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन शेल टू स्क्रीन द न्यूक्लियर चार्ज। Ag+ के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन शेल टू स्क्रीन द न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन करने के लिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल दूसरा देखते हैं हम लोग। AgI+ शोज स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो सकते हैं, 18 या 36 कुछ हो सकता है, ठीक है। वो स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं उसको। डिस्टॉर्शन ऑफ I- इज़ मोर प्रोनाउंस्ड देन Cl-। जो I- है इज़ मोर प्रोनाउंस्ड देन Cl-, ठीक। तो I- इज़ मोर प्रोनाउंस्ड देन Cl-। एग्जिस्टेंस ऑफ DD ट्रांजिशन होता है, कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव पड़ता है इस पे, ठीक है। तो कैसे एनायंस की साइज़ के हेल्प से आप पता लगा सकते हैं, उसका कलर भी पता लगा सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग के बारे में। मतलब कि बॉन्डिंग की बहुत सारी थ्योरीज हुई हैं। अब बहुत सारी क्या है, यहाँ पे हम लोग 3 थ्योरीज पढ़ेंगे मेनली, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और सीखने के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहली बात, जब आप पढ़ाई किया करिए तो खाली जो है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ना पढ़कर आप सीखने के पर्सपेक्टिव से पढ़िए। आई नीड टू लर्न, ठीक है, खुद से ये बोला करिए। ये नहीं कि मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ, नहीं, एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है आपको, सीखने के लिए पढ़ना है। लुईस अप्रोच हेल्प्स इन राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लुईस ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी दी थी, उसकी वजह से हम लोग
मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं और जिसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक। जिसके पहले हम एलिमेंट रखते हैं, फिर एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट रखते हैं, फिर गोला गोला बनाते हैं, आपको याद होगा, राइट। बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। लेकिन इस थ्योरी से हम केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि थ्योरी फेल हो गई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने में, ठीक है। It also does not give any reason for the difference in bond dissociation enthalpies। और जो bond dissociation enthalpies सबकी अलग अलग होती हैं, ये अलग अलग क्यों होती हैं, इसका कोई ख़ास रीज़न भी इस थ्योरी ने नहीं बताया। लुईस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ खास रीज़न भी नहीं बताया कि क्यों जो bond dissociation enthalpies होती हैं वो अलग अलग होती हैं। And bond lengths in molecule like H2 and F2, although in both the cases single covalent bond is formed by sharing of electron pair between the respective atom, it also gives no idea about the shapes of polyatomic molecules। जो polyatomic molecules हैं कुछ, उनके शेप के बारे में भी कोई खास आइडिया नहीं दिया है इस थ्योरी में, ठीक है। सिमिलरली वेस्पर थ्योरी गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो वेस्पर थ्योरी होती है वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताती है, बट theoretically it does not explain them, बट theoretically उनको explain नहीं कर पाती है, ठीक। इट ऑल्सो हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशंस। इसके लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं। वेस्पर थ्योरी मैंने अपने पुराने वीडियो में मैंने बताया है, जिसमें मैंने बॉन्ड एंगल आपको बताया है। तो वेस्पर थ्योरी मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा आपको, और बहुत अच्छे से करूँगा, बट वो जिसमें बॉन्ड एंगल वेस्पर थ्योरी से कैसे रिलेट होता है, इसलिए वो आप पुराना वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। it has also limited applications, and जो वेस्पर थ्योरी है वो ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल बताती है, लेकिन थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो लिमिटेड एप्लीकेशन, और वेस्पर थ्योरी की लिमिटेड एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है। टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस, टू इम्पॉर्टेंट थ्योरीज, इन लिमिटेशंस को अलग करने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स और इंट्रोड्यूस्ड। दो ऐसी थ्योरी दी गई जो कि बेस्ड थी क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पे, ताकि वेस्पर थ्योरी की जो लिमिटेशंस हैं उनको हम ओवरकम कर सकें। दीज आर, अब ये थ्योरी कौन कौन सी थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी इसको बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, राइट। वीबीटी और एमओटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी आपके सामने लिखा हुआ है, और एमओटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। क्या है इस थ्योरी के अंदर, समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए, इंट्रोड्यूस बाय द हेटलियर एंड लैंडन, हेटलियर और लैंडन ने इसे एक्सप्लेन किया था, इंट्रोड्यूस किया था, एंड डेवलप फर्दर बाय पॉलिंग, और जो पॉलिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे आगे डेवलप किया था, आगे बढ़ाया था, आगे फर्दर इसकी स्टडी करी थी। डिस्कशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नॉलेज पे बेस्ड ये डिस्कशन था पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द ओवरलैपिंग क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो 3-4 चीज़ों पे बेस्ड ये थ्योरी थी, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल पे बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पे बेस्ड, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के क्राइटेरिया पे बेस्ड, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन, ठीक है, ये भी था। और हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड था, और हाइब्रिडाइजेशन किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन पे भी बेस्ड था, ठीक। कंसिडर 2 हाइड्रोजन एटम्स ए एंड बी अप्रोचिंग ईच अदर, 2 हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई एन ए एंड न्यूक्लियाई एन बी, राइट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम आर रिप्रेजेंटेड बाई ई ए, यानी ई ए मतलब जो ए एटम था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ई ए, और जो बी एटम था उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ई बी। व्हेन 2 एटम्स आर एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जब 2 एटम एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, दूर होते हैं, देयर इज़ नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक, बिटवीन देम। दूरी पे है तो दूरी में कौन सा इंटरेक्शन होगा? एज दीज 2 एटम्स अप्रोच ईच अदर, न्यू अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस बिगिन टू जनरेट, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है। जब पास आते हैं तब जनरेट होता है, ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर दूर रखा है और ऐसा अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट।
पास आना पड़ेगा, तभी अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। अट्रैक्टिव फोर्स अराइज बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ आएगा? एक हाइड्रोजन है, उसका जो एटम है और उसके जो मतलब जो एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, Na और E। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस, Na का मतलब न्यूक्लियस ऑफ एटम A, E का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम A, और Nb का मतलब न्यूक्लियस ऑफ एटम B और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम B। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स आएगा। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स आएंगे। दूसरा है बी वाला, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। दूसरा क्या है कि पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का न्यूक्लियस और पहले एटम का इलेक्ट्रॉन, फिर ये अट्रैक्शन फोर्सेस जनरेट होंगे। ठीक, तो पहला क्या था, ए वाला, जिसमें एक ही सेम एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन था। जबकि दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का न्यूक्लियस और पहले एटम का इलेक्ट्रॉन, ऐसा कंडीशन बन रही है। दोनों अलग अलग कंडीशन से ध्यान रखना। ओके, तो सिमिलरली रिपल्सिव फोर्सेस अराइज बिटवीन। अब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस कैसे जनरेट होंगे? अब देखिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस तब होंगे ना जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी तो अट्रैक्शन होता है ना, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्ट हो गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स लाइक, जैसे कि अब यहाँ पर रिपल्शन फोर्स कब जनरेट होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स आर अलाइक। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी, जो दोनों एटम हैं उनके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं और सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। उसी तरह दोनों की न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करेंगी, यानी कि Na न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, दोनों में एक दूसरे, दोनों में मतलब रिपल्सिव फोर्सेस हैं। ठीक, तो रिपल्सिव फोर्सेस कब हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कब हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाया अभी, आई होप आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर, वेयर एज द रिपल्सिव फोर्सेस टेंड टू पुश देम अपार्ट। रिपल्सिव फोर्सेस क्या करते हैं, इसको दूर भेज देते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करते हैं, एटम्स को पास पास ले आते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस को डायग्राम के जरिए दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो न्यू फोर्सेस को हम लोग एकदम लाइन से दिखाते हैं इस तरीके से, डॉटेड लाइन से किसको दिखा रहे हैं, ओल्ड फोर्सेस को। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो प्लस प्लस है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और माइनस माइनस एक दूसरे को भी रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझेंगे। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। अब जो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि जो नए न्यू मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो नए न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। एज अ रिजल्ट टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, बॉन्ड जब बनता है तो वहाँ कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो बॉन्ड नहीं बन पाए, बॉन्ड बनने मुश्किल होगी। ठीक है, बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज होना चाहिए। एनर्जी रिलीज का मतलब एटम स्टेबिलिटी, जो मॉलिक्यूल बना है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो H2 बना है वो H2 के पास, H2 कैसे बना, दो H पास पास आए, एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड बना। ठीक है, बॉन्ड बना और उस दौरान एनर्जी रिलीज हुई, टू ईच अप्रोच टू ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक, अल्टीमेटली स्टेज इज रीच्ड व्हेन द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंसेस। एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड सिस्टम एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो जाएगा और सिस्टम जो है एक्वायर कर लेगा एक नई मिनिमम एनर्जी। ठीक है, एट दिस स्टेज टू हाइड्रोजन एटम्स आर सेट टू बी बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल हैविंग द बॉन्ड लेंथ ऑफ 74 पिकोमीटर। इस स्टेज पे हाइड्रोजन के एटम्स जो दोनों हैं, एक H एटम और दूसरा H एटम, दोनों मिल गए और दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बनाने के बाद एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाया जिसको हम लोग बोल देते हैं H2, और जिसकी बॉन्ड लेंथ यानी HH बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 74 pm। pm का मतलब पिकोमीटर।
राइट, ये आप याद रखेंगे। और जो रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको लिखी हुई है। और यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें देखिए ये बॉन्ड लेंथ और इधर से इधर जाने पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रही है, और ऊपर नीचे से ऊपर जाने पे एनर्जी किलो जूल पर मोल दिखाया गया है, और ये बॉन्ड एनर्जी दिखाया गया है। और ये देखिए, ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इस ग्राफ को समझना आसान है, आप इस ग्राफ को देखिएगा, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। राइट, आगे मैं बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको थ्योरी और एक्सप्लेन करता हूँ। सिंस द एनर्जी गेट्स रिलीज्ड, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। बहुत लोग भूल जाते हैं, बहुत सिंपल और बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आगे चल के अगर लोग याद नहीं रखते हैं तो उनको दिक्कत आती है। समझ में नहीं आता लोगों को कि बॉन्ड बना तो एनर्जी गेन हुई या लॉस हुई। ठीक, तो बॉन्ड जब बनता है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा एनर्जी मतलब मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की एनर्जी ज़्यादा कर दें, उस रूम में बहुत सारी गर्मी का मौसम है और लाके हम आग जला दें, उस रूम का टेम्परेचर और बढ़ा दें, एनर्जी बढ़ा दें, तो आप अनस्टेबल हो जाएंगे। इसी तरीके से मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड बनता है, दो एटम पास पास आते हैं तो बॉन्ड बनता है जब, तो बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होना चाहिए, वरना जो है जो मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। इट मीन्स टू अचीव स्टेबिलिटी देयर शुड रिलीज एन एनर्जी, राइट, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होना चाहिए। ओके, between the two hydrogen atoms. The hydrogen molecule is more stable than that of the isolated hydrogen atoms. तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बनता है H2 मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स। आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स से मेरा मतलब क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये दोनों आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये दोनों जुड़े तो H2 मॉलिक्यूल बना। ठीक, तो ये है। आप आगे देखेंगे एनर्जी सो रिलीज्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। जो एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इसको कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, विच इज करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम इन कर्व डिपेक्टेड इन द फिगर, जो कि करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम एट डिपेक्टेड इन द फिगर। कन्वर्सली 435 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, यानी कि 1 मोल H2 मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करने के लिए आपको 435 किलो जूल ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। नाउ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज मिनिमम एनर्जी स्टेट। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसमें देयर इज मिनिमम एनर्जी स्टेट होती है व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स आर सो नियर that their atomic orbitals undergo partial interpenetration. ठीक, formation of hydrogen molecule there is minimum energy state when two hydrogen atoms are so near their atomic orbitals under partial interpenetration. Partial interpenetration का मतलब क्या है? मतलब कि थोड़ा सा partial मतलब थोड़ा, राइट, पार्शियल कोवेलेंट आपने पढ़ा होगा, यानी कि थोड़ा कोवेलेंट, पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन हुआ है। ठीक, देयर इज पार्शियल मर्जिंग, थोड़ा सा मर्जिंग भी हुई है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसकी मर्जिंग हुई है? पार्शियल मर्जिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो मर्जिंग हुई है, पार्शियल ओवरलैपिंग हुई, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच रिजल्ट्स इन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसकी वजह से यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होती है तो उस जो ऑर्बिटल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप मतलब कितने हद तक ओवरलैप हुआ है वो डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। ज़्यादा ओवरलैप हुआ है तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आप देखिए ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और अगर ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छी ओवरलैपिंग का मतलब अच्छा यानी कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड, यानी कि जनरली अगर बात करें तो ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, यानी कि ज़्यादा ओवरलैप तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल overlap concept, formation of the covalent bond between the two atoms results by pairing of electron present in the valence shell having opposite spins. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, यानी कि ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है
बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में, रिजल्ट्स बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वो कैसे बनता है? जब दोनों एटम्स के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उनकी पेयरिंग हो रही है, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है अपोजिट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, अपोजिट स्पिन, ठीक है, यानी कि एक स्पिन कर रहा है, घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा स्पिन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ओके, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है? द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स, वीबीटी एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कुछ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हम लोग डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, जैसे कि CH4 NH3 H2O EDC, इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कि मतलब किस डायरेक्शन में अलाइंस्ड हैं या ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब देखिए, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर देयर इज एन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो वहाँ पे ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। दिस मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव और ज़ीरो ओवरलैप, ज़ीरो डिपेंडिंग अपॉन, ये जो ओवरलैप है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलैपिंग। डिपेंड करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलैपिंग पे ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। द वेरियस अरेंजमेंट्स ऑफ द S&P ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग इन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप आर डिपिक्टेड इन द गिवन फिगर। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होता है, ये एक डायग्राम के जरिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, ये पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए दो ऑर्बिटल्स हैं, ये p ऑर्बिटल है जो एकदम डंबल इस शेप की जो होती है, जो गोल नहीं होती है, वो p ऑर्बिटल होती है। जैसे कि मतलब लग रहा है कि दो पत्तियां हैं इस तरीके से और इस तरीके से, राइट, दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। तो ये देखिए ये लोब्स हैं, ये नेगेटिव लोब और ये पॉजिटिव लोब, ठीक है। तो डंबल शेप की ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल इनको बोलते हैं, px py pz होती हैं। p की तीन कैटेगरी होती हैं, px py और pz। ये pz ऑर्बिटल है। तो पॉजिटिव ओवरलैप यहाँ पे दिखाया गया है कैसे, जब इस pz का पॉजिटिव लोब और इस pz का पॉजिटिव लोब दोनों एक दूसरे के पास पास आए, ओवरलैप करे, तो इसको पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं। और ये जो बीच में जगह बनी है ना, ये वाली यहाँ पे अंदर ही, इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक पॉजिटिव इनके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो जहाँ पे ओवरलैप का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। नेगेटिव ओवरलैप में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये pz का पॉजिटिव और ये pz का नेगेटिव जब मिला तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है इसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक। अब इधर देख लीजिए, pz ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप की होती है और p ऑर्बिटल डंबल शेप की होती है, ऑलराइट। तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ओवरलैप, ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है, ये s ऑर्बिटल पॉजिटिव और ये p ऑर्बिटल का पॉजिटिव दोनों ओवरलैप करे, पॉजिटिव ओवरलैप। यहाँ पे भी देखिए ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है, क्योंकि ये px और ये px का पॉजिटिव पार्ट, ये px का दोनों ओवरलैप करे, ठीक है। नेगेटिव ओवरलैप करे वो तो बात अलग है, ठीक है। और अच्छा, और भी है पॉजिटिव ओवरलैप, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव ओवरलैप का एक एग्जांपल है, ठीक है। यानी कि इस साइड जितने लिखे हैं वो सब पॉजिटिव ओवरलैप वाले, इस साइड जितने लिखे हैं वो नेगेटिव ओवरलैप वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये pz जो है, pz का नेगेटिव और s का पॉजिटिव ओवरलैप करे, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव ओवरलैपिंग। और यहाँ पे देखिए एक का प्लस दूसरे का माइनस, दोनों एक दूसरे से मिले तो प्लस माइनस हो गया माइनस, नेगेटिव ओवरलैपिंग का केस है ये, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ठीक। तो इसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। अच्छा, और भी यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि ये देखिए ये पॉजिटिव जीरो ओवरलैप का केस। अच्छा, ये जीरो ओवरलैप का केस दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये p ऑर्बिटल है, ये px वाली, और ये z एक्सिस पे s ऑर्बिटल रखी हुई है। तो यहाँ पे p जो होती है, p ऑर्बिटल, वो s से, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। देखिए आप ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं हो पाई है। और यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे ऑर्बिटल एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, तो ओवरलैपिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए,
ठीक है, एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही हैं, ये ओवरलैपिंग तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये दोनों केसेस ज़ीरो ओवरलैपिंग के हैं, ठीक है। अब देखिए इनसे ये पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, इससे एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? देखिए टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए जिस टाइप की ओवरलैपिंग होगी तो हम नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बता पाएंगे। जैसे कि द कोवेलेंट बॉन्ड में बी क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे। इसीलिए ओवरलैपिंग समझना जरूरी है कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप पढ़ने से पहले, ठीक। तो पहला है आपका सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है आपका पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा पाई किस हिसाब से कहा जाता है? बाय द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग अच्छी हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये जो इस टाइप की बॉन्डिंग है ये फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड हैंड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स along with the internuclear axis. This is called head-on overlapping or axial overlap. This is formed by the one of the following types of combinations. जब SS सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ठीक। जैसे कि ये देखिए एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे के पास आई और मिली, और क्या बन गया हमारे पास? SS ओवरलैपिंग से ये हो गया, ठीक। SS ओवरलैपिंग इस केस में क्या होता है? देयर इज एन ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल अलॉन्ग विद द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये देखिए डायग्राम में दिखाएगा, डायग्राम में आप ज़्यादा अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे चीज़ों को। अब देखिए एसपी ओवरलैपिंग में हमें सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? एसपी ओवरलैपिंग में क्या होगा? ये एस ऑर्बिटल, देखिए एसपी ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक एस ऑर्बिटल दूसरी पी ऑर्बिटल एक दूसरे से जुड़ रही हैं। कैसे जुड़ेंगी? एक एस ऑर्बिटल दूसरी पी ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे से जुड़ी, तो ये देखिए इस तरीके से जुड़ के आएंगी, तो इसको बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। इस केस में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक पॉइंट है। पीपी ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस होती है बिटवीन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल एंड हाफ अप्रोचिंग ईच अदर। दो पी ऑर्बिटल जब एक दूसरे के आती हैं, अच्छा ध्यान रखिएगा ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फिल्ड हैं, ठीक है। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, दोनों एक दूसरे के पास आई, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनका अलाइनमेंट, यानी कि इसको इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से ही रखना है। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे कर दिया और इसको परपेंडिकुलर कर दिया एक को, ठीक है, या एक को लिटा दिया एक को परपेंडिकुलर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हेड ऑन मतलब इसका हेड और इसका हेड दोनों मिलेंगे तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे पी ओवरलैपिंग, राइट। तो ये चीज़ें थी, तीन तरीके से हमने सिग्मा बॉन्ड बनाया, एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग से कैसे हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हमने देखा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है इसको भी ध्यान समझिएगा। जनरली आप पाई बॉन्ड के बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहते हैं पाई बॉन्ड के बारे में, तो देखिएगा ध्यान से। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। जो उनकी एक्सेस हैं वो पैरेलल रहती हैं, ठीक है। लेटरल ओवरलैपिंग जब होती है तो वहाँ पे लेटरल या साइड वेज ओवरलैपिंग जब होती है, देखिए कीवर्ड लिखा है साइड वेज, तो वहाँ पे आपका क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है, ठीक। कंसिस्ट ऑफ टू सॉसर टाइप चार्ज्ड क्लाउड्स अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स, ठीक है। तो देखिए ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे के पास आई एकदम लेटरली सीधा सीधा, ठीक है, इनको लिटाना नहीं है, दोनों एक दूसरे से चिपकी, और जैसे ही चिपकी तो यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका जो है पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ से ओवरलैप, यहाँ से होगा ओवरलैपिंग और यहाँ से ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड बन रहा है, या पाई बॉन्ड को इस तरीके से भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये पाई बॉन्ड आपको दिखाया गया है, ठीक है, जो कि पीपी ओवरलैपिंग से बना है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, अब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़ेंगे। बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मैंने पहले ही बताया कि जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है ओवरलैपिंग पे, कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हुआ है उसी पे डिपेंड करेगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल टेक्स प्लेस टू अ लार्जर एक्सटेंट। अब क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, लार्जर एक्सटेंट में होती है, यानी ज़्यादा ओवरलैपिंग, अच्छी ओवरलैपिंग कहाँ होती है? सिग्मा बॉन्ड के केस में। तो बात एकदम क्लियर है,
कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कब बनेगा, जब सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड्स वेयर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकर्स टू द स्मॉलर एक्सटेंट। यानी कि पाई बॉन्ड के केस में जो ओवरलैपिंग है वो थोड़ी होती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है। फर्दर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ पाई बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यानी कि ये भी ध्यान रखना जरूरी है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पाई बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ा होगा तो मल्टीपल बॉन्ड्स में आपने पाई बॉन्ड देखा होगा, यानी कि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई सिग्मा, राइट, सॉरी पाई सिग्मा पाई, ऐसा आपने देखा होगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऊपर पाई है, बीच में सिग्मा, फिर पाई, राइट, ये पाई सिग्मा पाई, 3 बॉन्ड है, इसका मतलब पाई सिग्मा पाई। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द टेट्रासाइनोमीथेन, टेट्रासाइनोमीथेन बना हुआ है, ठीक है, इसमें टेट्रासाइनोमीथेन के अंदर आपको टोटल बताना है कितने सिग्मा है कितने पाई हैं, ठीक है। तो आप गिनेंगे तो ये यहाँ पे 3 बॉन्ड है, जरा ध्यान से देखिए, अगर 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड का मतलब यहाँ पे 2 पाई हैं और 1 सिग्मा, तो 2 पाई इसमें है, यानी कि टोटल 4 ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि 2 पाई 1 सिग्मा, तो 1 2 3 4 CN जो है सिग्मा है, और ये CC ये भी तो है, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए 8, तो 8 सिग्मा और 8 पाई टोटल, ठीक है, टोटल कैलकुलेट हो गया, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल था ये। अच्छा, हम लोग थोड़ा समझेंगे कि बेंड्स रूल क्या होता है, थोड़ा बेंड्स रूल समझना जरूरी है इन अ मॉलिक्यूल। समझना इसलिए जरूरी है कि जेई मेंस IIT जेई और क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। इन अ मॉलिक्यूल स्मॉलर बॉन्ड एंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स। जो मॉलिक्यूल्स अगर इन अ मॉलिक्यूल स्मॉलर बॉन्ड एंगल्स आर फॉर्म्ड, अगर स्मॉलर बॉन्ड एंगल्स बनते हैं बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स, यानी आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, सिंस द सेंट्रल एटम टू विच द लिगेंड आर अटैच्ड। लिगेंड का मतलब यहाँ पे है कि जो नेगेटिव आयन, आप ऐसा समझ सकते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स आर अटैच्ड टेंड टू डायरेक्ट बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ग्रेटर p कैरेक्टर टूवर्ड्स इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। बेंड्स रूल अगर आपको यहाँ से थ्योरी से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो यहाँ पे क्या है, द रूल स्टेट्स दैट एटॉमिक s कैरेक्टर टेंड्स टू कंसंट्रेट इन ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो s कैरेक्टर है वो ज़्यादा होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, दैट आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप्स, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप के टूवर्ड्स डायरेक्टेड होती है उनमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है। एंड एटॉमिक p कैरेक्टर टेंड्स टू कंसंट्रेट इन द ऑर्बिटल्स दैट आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। और p कैरेक्टर किस में ज़्यादा होता है, जो कि डायरेक्टेड होती हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, ठीक है, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। बेंट बेस्ड हिज रूल ऑन द पर्टर्बेशन थ्योरी। पर्टर्बेशन थ्योरी एक थ्योरी है, फिलहाल उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। सजेस्टेड दैट आइसोल्वेंट हाइब्रिड आइसोवैलेंट, राइट, hybrid orbital hybridization should transfer more s character to more electropositive bonding orbitals to maximize the bonding energy. Hybrid orbitals for main group element consist of 1s and 3p orbitals. क्या हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, जो मेन ग्रुप एलिमेंट की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं इसमें 1 s होती हैं और 3 p ऑर्बिटल्स होती हैं। विद s ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी, s ऑर्बिटल के पास लोअर एनर्जी होती है। टू हैव मोर s कैरेक्टर मीन्स द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी, राइट, एंड शेप मोर लाइक एन s ऑर्बिटल rather than a p orbital. In other words, ligand orbitals tend to be rich in p characters. जो लिगेंड ऑर्बिटल्स होती हैं वो रिच इन p कैरेक्टर होती हैं बिकॉज द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ऑलराइट, तो विद s कैरेक्टर कंसंट्रेटेड ऑन द सेंट्रल मेटल, हाउएवर इन केसेस वेयर सेंट्रल मेटल हैज़ लोन पेयर, उन केसेस में जिसमें सेंट्रल मेटल के पास लोन पेयर होता है,
द लोन पेयर ऑर्बिटल is a high in s character. Thus this is because the s orbitals are closer to the nucleus. s orbital क्योंकि क्लोजर होती है न्यूक्लियस की, इसी वजह से allowing the greater stabilization of the lone pair. और उस केस में जब लोन पेयर न्यूक्लियस के पास होता है तो स्टेबलाइजेशन अच्छा हो जाता है, राइट। तो चलिए, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। और पुराना वीडियो आप मतलब इसी वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपको छूटा है जो जो पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो बेकार कमेंट करने के बजाय आप एक सही कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वो चीज़ बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। Thank you very much and share this video with all your community.